नमस्कार। लोक भारती कक्षा 10वीं से आज हिंदी का 9th लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं जो एकांकी है। एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। चलिए इस एकांकी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में इसमें कौन कौन पात्र हैं उनके नाम हम पढ़ेंगे। उमा एक युवती रहती है जो कि शिक्षित है। राम स्वरूप उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर एक युवक है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। और रतन जो रहता है वो राम स्वरूप का नौकर रहता है। एकांकी की शुरुआत में बताया है कि एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो तख्त को क्यों ला रहे हैं, किस बात की तैयारी चल रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे। रामस्वरूप कहता है, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तो तख्त के रखने की आवाज़ आती है। रामस्वरूप कौन रहता है? उमा के पिता रहते हैं। और किसको बोल रहे हैं? नौकर को। तो नौकर जो है उसका नाम है रतन। वो कहता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप कहता है, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? तो रतन कहता है, ही रामस्वरूप। और तो रामस्वरूप कहता है, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। फिर प्रेमा आती है जो कि रामस्वरूप की पत्नी रहती है। वह बोलती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो रामस्वरूप कहते हैं, क्या हुआ? प्रेमा बोलती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो रामस्वरूप कहता है, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। करीने से मतलब सलीके से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो आप समझ गए होंगे बात किसकी हो रही है। उमा के रिश्ते की हो रही है। उमा को देखने आने वाले हैं लड़के वाले। और लड़के वाले ऐसे हैं कि उनको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, लेकिन उमा पढ़ी लिखी है। इसके लिए रामस्वरूप और प्रेमा को इस बात का डर है कि वो ज़्यादा श्रृंगार में नहीं आएगी। प्रेमा और लड़का। रामस्वरूप कहता है, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है, शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। फिर रतन कहता है, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, अरे प्रेमा, वे भी आ गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। हाँ, आइए आइए। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद जो कि लड़के के पिता हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ, और कहिए, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर बाबू कहते हैं, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। तो शंकर जो है लड़का है, वो जो उमा को देखने आया है रिश्ते के लिए, और बोलता है कि छुट्टियां तो नहीं है लेकिन वीकेंड था इसलिए मैं आ गया। तो रामस्वरूप जो उमा के पिताजी हैं वो पूछते हैं, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा? शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? शंकर कहता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। मतलब बिजनेस यहाँ पर किस बात को इंगित करता है कि लेन देन की बात, कि शादी में आप कितना देंगे, ये बिजनेस की बात हो रही है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हैं, तकल्लुफ़ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप यहाँ मेरे तशरीफ़ लाए। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों, क्या हुआ अपने लड़के से? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो।
तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में ही बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं रामस्वरूप। हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर बोलता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप पूछते हुए, क्या? खूबसूरती पर टैक्स? मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। फिर रामस्वरूप कहता है, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी न था। फिर तस्तरी आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि ये लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर को पूछते हैं तो शंकर पूछता है, किस मामले में? रामस्वरूप बोलते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। और जायज़ा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जायज़ा का मतलब होता है जन्म पत्री। तो जन्म पत्री तो इन दोनों की मिलती ही है, लेकिन लड़की खूबसूरत तो होनी चाहिए। तो रामस्वरूप कहते हैं, जी जायज़े का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर लें बस। रामस्वरूप, हाँ, अरे ज़रा पान भिजवा देना। फिर गोपाल प्रसाद और शंकर, चश्मा? रामस्वरूप, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। तो जब चश्मा लगाता है तो देखता है कि अरे चश्मा, तो आजकल तो चश्मा लोग मतलब छोटे छोटे बच्चे भी शौक से चश्मा पहनते हैं। चश्मा पहनना बुराई नहीं समझते, लेकिन पहले के ज़माने में किसी आंखों पर चश्मा है तो ये समझते थे कि इसकी आंखें कमज़ोर है और रिश्ता मतलब करने से कतराते थे। लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है। फिर गोपाल प्रसाद, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, ये तो मैंने अर्ज किया है ना। बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उम्मा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। फिर उधर रामस्वरूप अपने बेटे को बोलता है कि अपने बाजे वाजे के पास बैठ जाओ। उमा बैठ जाती है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप बोलता है, जी सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल ये गाना सुना देती है। तो उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और ये गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठो उमा। उमा बैठ जाती है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई, और वह इस दीवार पर भी इसने ही बनाई। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? तो रामस्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के ही जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते थे। तो उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए हुए गोपाल प्रसाद अधीर उठते और रामस्वरूप शक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो रामस्वरूप कहते हैं, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं कि अचानक से ये होता है कि अरे हमारी बेटी ने इस तरह से जवाब कैसे दे दिया। तो बोलते हैं, उमा उमा। तो उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद, बाबू रामस्वरूप, आपने तो मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर, हाँ बाबूजी चलिए।
गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का सवाल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि वे किस तरह की नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो उमा पूरी हकीकत जानती थी शंकर के बारे में, और कॉलेज में शंकर के साथ क्या हुआ था वो पूरा उमा ने यहाँ पर बयान दे दिया था। रामस्वरूप कहते, उमा उमा, गोपाल प्रसाद, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, दगा मतलब धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। उमा, जी हाँ, जाइए ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर आकर ज़रा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उसके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये एकांकी आपको कैसी लगी? किस तरह से इस एकांकी के माध्यम से ये बताया गया कि हमारे समाज में लड़कियों को या तो पढ़ाते नहीं और पढ़ाते भी हैं तो उनकी पढ़ाई करना भी गुनाह समझा जाता है। लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है। आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल गई हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं। ज़माना बदल चुका है, लेकिन पहले लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था ये इस एकांकी के माध्यम से बखूबी समझाया है और बहुत अच्छी एकांकी है। आशा आपको समझ में आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। भोर का तारा एकांकी संग्रह से ये एकांकी ली गई थी। जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक थे। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। थैंक यू।